नमस्कार। हम राहुल सांस्कृत्यायन की खास रचनाओं में से एक ओल्गा से गंगा पढ़ रहे हैं। इसकी पहली कहानी निशा, जिसका भाग 1 और भाग 2 हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं सुनी है अब तक तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया पहले वो सुने जिससे आपको कहानी ये समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। निशा कहानी का भाग 3। बसंत के दिन थे। चिरमृत प्रकृति में नवजीवन का संचार हो रहा था। 6 महीने से सूखे भोर्ज वृक्षों पर ठूसे पत्ते निकल रहे थे। बर्फ की पिघली धरती हरियाली से ढकती जा रही थी। हवा में वनस्पति और नई मिट्टी की भीगी भीगी मादक गंध फैल रही थी। जीवनहीन दिगंत सजीव हो रहा था। कहीं वृक्षों का पक्षी नाना भांति के मधुर शब्द सुना रहे थे, कहीं झिल्ली अनवरत शोर मचा रही थी, कहीं हिम द्रवित प्रवाहों के किनारे बैठे हजारों जल पक्षी कृमि भक्षण में लगे हुए थे, कहीं कलहंस प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे। अब इन हरे पर्वतों वनों में कहीं झुंड के झुंड हिरन कूदते हुए चरते हुए दिखलाई पड़ते थे, कहीं भेड़े, कहीं बकरियां, कहीं बारहसिंगे, कहीं गाय और कहीं इनकी घात में लगे हुए चीते दुबक कर बैठे हुए और कहीं भेड़िए। जाड़े के लिए अवरुद्ध नदी के प्रवाह की भांति एक जगह रुक गए। मानव परिवार भी अब प्रवाहित होने लगे थे। अपने हथियारों और चमड़ों तथा अपने बच्चों को लादे गृह अग्नि को संभाले अब वे खुली जगहों में जा रहे थे। दिन बीतने के साथ पशु वनस्पतियों की भांति उनमें भी शुष्क चर्म के नीचे मांस और चर्बी के मोटे स्तर जमते जा रहे थे। कभी उनके लंबे केस वाले बड़े बड़े कुत्ते भेड़ या बकरी पकड़ते, कभी वे स्वयं जाल, बाड़ या लकड़ी के भाले से किसी जंतु को मारते। नदियों में भी मछलियां थीं और इस ओल्गा के ऊपरी भाग के निवासियों के जाल आजकल कभी खाली बाहर नहीं आते थे। रात में अभी भी सर्दी थी, किंतु दिन गर्म था और निशा परिवार आजकल कई दूसरे परिवारों के साथ ओल्गा तट पर पड़ा हुआ था। निशा की भांति दूसरे परिवारों पर भी उनकी माताओं का शासन था, पिता का नहीं। वस्तुतः वहाँ किसका पिता कौन है वह बतलाना असंभव था। निशा की 8 पुत्रियों और 6 पुत्र पैदा हुए, जिसमें 4 लड़कियां और 3 पुत्र अब भी उसके 55 वर्ष की अवस्था में मौजूद हैं। इनके निशा संतान होने के संदेह नहीं, किंतु इनके लिए प्रसव का साक्ष्य मौजूद है किंतु इनका बाप कौन है इसे बताना संभव नहीं है। निशा के पहले जब उसकी माँ बूढ़ी दादी का राज्य था तब बूढ़ी दादी उस वक्त प्रौढ़ा के कितने ही भाई पति, कितने ही पुत्र पति थे, जिन्होंने कितनी बार ही निशा के साथ नाचकर गाकर उसके प्रेम का पात्र बनने में सफलता पाई थी, किंतु स्वयं रानी बन जाने पर निशा की निरंतरता बदलती प्रेम आकांक्षा को उसके भाई या सयाने पुत्र ठुकराने की हिम्मत नहीं रखते थे। इसलिए निशा की जीवित 7 संतानों में किसका कौन बाप है यह कहना असंभव है। निशा के परिवार में आज वही सबसे बड़ी बूढ़ी और प्रभुता शालिनी भी है, यद्यपि यह प्रभुता देर तक रहने वाली नहीं है। वर्ष 2 वर्ष में वह स्वयं बूढ़ी दादी बनने वाली है और तब उस सबसे बलिष्ठ निशा पुत्री लेखा का राज्य होने वाला है। उस वक्त लेखा की बहनों का उससे झगड़ा जरूर होगा। जहाँ हर साल परिवार के कुछ आदमियों को भेड़िए या चीते के जबड़ों, भालू के पंजों, बैल की सींगों, ओल्गा के बाड़ों के भेंट चढ़ना है, वहाँ परिवार को छीड़ होने से बचाना हर रानी माता का कर्तव्य है। तो भी ऐसा होता आया है। लेखा की बहनों में से 1 या 2 अवश्य स्वतंत्र परिवार कायम करने में समर्थ होंगी। यह परिवार वृद्धि तभी रुकती यदि अनेक वीर एक ही क्षेत्र होने की भांति अनेक रज का भी एक वीर क्षेत्र होता। परिवार की स्वामिनी निशा अपनी पुत्री लेखा को शिकार में बहुत सफल देखती है। वह पहाड़ियों पर हरिणों की भांति चढ़ जाती है। उस दिन एक चट्टान पर बहुत ऊंचे ऐसी जगह पर एक बड़ा मधुछत्र दिखाई पड़ा, जहाँ रीछ उसे भी खा नहीं सकता था, लेकिन
लेखा ने लट्ठे पर लट्ठे बांधे, फिर छिपकली की भांति सरकती रात को उसने मसाल के छत्ते को विषैली बड़ी बड़ी मधुमक्खियों को जलाकर उसमें छेद कर दिया। नीचे के चमड़े के कुप्पे को 30 सेर से कम मधु नहीं गिरा होगा। लेखा के इस साहस को तारीफ सारा निशा परिवार ही नहीं पड़ोसी परिवार भी कर रहा था, किंतु निशा उससे संतुष्ट नहीं थी। वह देख रही थी तरुण निशा पुत्र जितना लेखा के इशारे पर नाचने को तैयार है, उतना उसकी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहते। यद्यपि वे अभी निशा की खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने का साहस नहीं रखते। निशा कितने ही दिनों से कोई रास्ता सोच रही थी, किंतु उसे ख्याल होता लेखा को सोते में गला दबाकर मार दे, किंतु वह यह भी जानती थी कि लेखा उससे अधिक बलिष्ठ है। वह अकेली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि वह दूसरे की सहायता लेना चाहे तो क्यों कोई उसकी सहायता करेगा। परिवार के सभी पुरुष लेखा के प्रणय पात्र, कृपा पात्र बनना चाहते थे। निशा की पुत्रियां भी माँ का हाथ बटाने के लिए तैयार न थी। वे लेखा से डरती थी। वे जानती थी असफल होने पर लेखा बुरी तरह से उनके प्राण लेगी। निशा एकांत में बैठी सोच रही थी। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। उसे लेखा को परास्त करने की एक युक्ति सूझ पड़ी। पहर भर दिन चढ़ आया था। सारे परिवार अपने अपने चमड़े के तंबुओं के पीछे नंगे लेटे या बैठे धूप ले रहे थे, किंतु निशा तंबू के सामने बैठी थी। उसके पास लेखा का 3 वर्ष का पुत्र खेल रहा था। निशा के हाथ में दोने में लाल लाल स्ट्रॉबेरी के फल थे। ओल्गा की धारा के पास बह रही थी और निशा के सामने सीधे खड़े अरार तक ढालू जमीन थी। निशा ने एक फल लुढ़काया। लड़का दौड़ा और उसे पकड़कर खा गया। फिर दूसरे को लुढ़काया, उसे थोड़ा और आगे जाने दिया। वह पकड़ सका। निशा जल्दी जल्दी कितने ही फल लुढ़का दिए। बच्चे ने उन्हें पकड़ने के लिए इतनी जल्दी की कि एक बार उसका पैर अरार से फिसल गया और वह धम से ओल्गा की तेज धार में जा गिरा। निशा ओल्गा की ओर नज़र दौड़ाए चीख उठी। कुछ देर तक बैठी लेखा ने देखा। पुत्र को न देख वह धार की ओर झपटी। उसका पुत्र धार में अभी नीचे ऊपर हो रहा था। उसने छलांग मारी, पुत्र को पकड़ लेने में सफल हो गई। बहुत पानी पी जाने से बच्चा शिथिल हो गया था। ओल्गा का बर्फीला जल शरीर में कांटे की तरह चुभ रहा था। लेखा को धार काटकर किनारे की ओर बढ़ना मुश्किल था। उसके एक हाथ में बच्चा था, दूसरे हाथ और पैरों में वह तैरने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त अपने गले को उसने किसी मजबूत हाथों में फंसा देखा। लेखा को अब समझने में देर न हुई। वह देर से निशा की बदली हुई मनोवृत्ति को देख रही थी। आज निशा अपने राह के इस कांटे लेखा को निकालना चाहती है। लेखा अब भी निशा को अपना बल दिखला सकती है, किंतु उसके हाथ में बच्चा था। निशा ने लेखा को जोर लगाते देख अपनी छाती को उसके सिर पर रख दिया। लेखा एक बार डूब गई। छटपटाने में उसका बच्चा हाथ से छूट गया। अब भी निशा ने उसे बेकाबू कर रखा था। एकाएक उसका हाथ निशा के गले में पड़ गया। लेखा बेहोश थी और निशा उसके बोझ के साथ तैरने में असमर्थ। उसने बहुत कोशिश की, किंतु बेकार। दोनों एक साथ ओल्गा की भेंट हुई। परिवार की बलिष्ठ स्त्री रोचना निशा परिवार की स्वामिनी बनी। यह कहानी थी ओल्गा से गंगा निशा की भाग 3। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।